प्यार जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पर आज की जो कहानी है उसे आपको सिर्फ महसूस नहीं करना बल्कि जीना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अ वॉक टू रिमेम्बर नॉवेल की स्टोरी का कंटिन्यूएशन लेकर हाजिर हो गई हूँ। अ वॉक टू रिमेम्बर जिसे लिखा है निकोलस स्पार्क्स ने, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टची कहानी है। और आज आप आंखों में आंसू लाए बिना नहीं रह पाएंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी देती हूँ। अगर आपकी आंखों में आंसू आए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कितनी टची लगी। अब कहानी की बात करें तो स्टोरी है लैंडन कार्टर और जेमी सॉलोमन की। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं सुना है तो इसी चैनल पर आप लिखिए अ वॉक टू रिमेम्बर बुक समरी इन हिंदी फर्स्ट पार्ट और आपको पहला पार्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले हफ्ते हमने कहाँ रोका था? लैंडन कार्टर ने प्ले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उससे पहले उसने जेमी के साथ बहुत बदतमीजी से बात की क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर लैंडन ने जेमी को सॉरी भी बोला प्ले से पहले और कहा कि वो इसके लिए मेकअप भी कर देगा। उसके बाद बहुत दिनों तक जेमी ने कोई ट्राई नहीं किया लैंडन से बात करने के लिए और लैंडन भी अपनी पुरानी लाइफ में बिजी हो गया था, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने लगा था। तो बीच बीच में देखता था जेमी को अकेले बैठकर बाइबल पढ़ते हुए, पर बात करने की कोशिश उसने कभी नहीं की। जेमी ने भी तो नहीं की। पर उस दिन ना जाने क्या हुआ, स्कूल के बाद जब ये लोग घर जा रहे थे तब लैंडन को आवाज लगाई किसी ने पीछे से और कहा, वुड यू माइंड वॉकिंग मी होम? लैंडन अभी जेमी से बात करने के लिए तैयार तो नहीं था। खैर, पुराने दिनों की खातिर उसने हाँ कह दिया है। इंस्टेंटली ही जेमी जैसे अपने काम पर लग गई है। जब तुम आखिरी बार मुझे घर छोड़ने गए थे, याद है तुमने मुझे क्या क्या कहा था? लैंडन ने सिर हिला दिया, तो वो नहीं चाहता था कि जेमी अभी इस टॉपिक पर बात करे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना तुम उस सब के लिए मेकअप करोगे। लैंडन ने हैरानी के साथ जेमी की तरफ देखा। उसे तो लग रहा था कि प्ले में अच्छा परफॉर्म करके वो ऑलरेडी ही मेकअप कर चुका है। मैंने बहुत सोचा कि तुम क्या कर सकते हो। मैं एक कंक्लूजन पर पहुंची हूँ। तुम चाहो तो वो सारे पिकल जार्स और वो सारे डिब्बे इकट्ठे कर सकते हो जो मैंने शॉप्स के काउंटर्स पर रखे हैं ऑफन्स के लिए। जेमी डायरेक्टली ऑफन्स के लिए किसी से पैसे मांगती नहीं थी। वो हर शॉप के काउंटर के पास एक डिब्बा रख देती थी। आप जितने भी चाहें कॉइन्स उसमें डाल सकते हैं। लैंडन को याद आ रहा था कि कैसे वो और उसके दोस्त सीशेल डाइनर्स के पास जो भी डिब्बे उन्हें मिलते थे उसमें पेपर क्लिप्स और कुछ मेटल की चीजें डाल देते थे जो कि कॉइन जैसी साउंड होती थी। उसके बाद बहुत हंसते थे कि जब जेमी ये डिब्बे खोलेगी और पैसों की जगह उसे ये मिलेगा तो उसका चेहरा कितना उतर जाएगा। जब आप खुद कुछ गलत कर रहे होते हो तो उसके बारे में सोचकर आप उदास तो जरूर हो जाते हो। वैसा ही कुछ लैंडन के साथ भी था, इसलिए लैंडन कुछ मिनटों तक कुछ नहीं बोला। इट्स ओके, तुम मत करना, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आई विल डू इट। वैसे मेरे पास कोई काम तो है नहीं, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं कर दूंगा, आई विल डू इट डेफिनेटली। और बस फिर क्या था, वेडनेसडे को लैंडन ने यही काम करना शुरू कर दिया। तो उसे अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना था, तो उसे अपने यूएनसी की एप्लीकेशन को फिल करना था। बट ये सब कुछ पीछे छोड़कर वो जेमी के लिए वो सारे डिब्बे इकट्ठे करने के लिए अपनी मॉम की कार लेकर निकल गया था। जेमी ने उसे लिस्ट दे दी थी कि कहाँ पर उसने बॉक्सेस रखे हैं। अराउंड 60 बॉक्सेस थे। लैंडन ने फिगर आउट किया कि एक दिन में वो सारा काम कर देगा। पर जैसा उसने सोचा वैसा हुआ नहीं, क्योंकि बुफर जैसे छोटे शहर में जहाँ आपको हर कोई जानता है, आप एक शॉप पर जाते हो तो वहाँ आपको कम से कम 10-15 मिनट शॉपकीपर से या फिर कुछ मिलने वालों से बात करनी पड़ती है। कहीं कोई शॉपकीपर पूछ लेता था कि बुक्स का स्टैंड कहाँ रखूं, कहीं कोई शॉपकीपर ये कह देता था कि लैंडन जरा सी मदद कर दो ये सामान उठाने में, कहीं पर कोई लैंडन से उसके फ्यूचर के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके स्कूल के बारे में क्वेश्चंस पूछता। इस सब के चलते एक दिन में सिर्फ लैंडन 20 ही बॉक्स कलेक्ट कर पाया। लैंडन ने घर आके वो सारे बॉक्सेस खोले और जैसा जेमी ने कहा था उसने पैसे काउंट किए। जब लैंडन ने वो सारे डिब्बे खोले तो जैसा लैंडन ने सोचा था वैसे बहुत सारे पेपर क्लिप्स तो नहीं मिले, पर सिर्फ $20.45 ही थे। सिर्फ इतने से पैसे।
जेमी चाहती थी कि वो इस बार क्रिसमस को बहुत स्पेशल बनाए, पर इतने से पैसों से वो क्रिसमस को स्पेशल कैसे बना पाएगी। लैंडन ने जेमी को नहीं बताया कि उसने पैसे काउंट किए हैं। 3 दिन के बाद जब सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए, लैंडन ने सारे पैसे गिने तो उसने पाया कि सिर्फ $55.65 ही हैं। लैंडन की हिम्मत नहीं हुई जेमी को बताने की कि सिर्फ इतने ही पैसे उन बॉक्सेस में से निकले हैं। इसलिए उसने जेमी से कहा कि ये उसका प्रोजेक्ट है, इसलिए वो खुद ही पैसे काउंट करे। वो कल जेमी के घर पर आ जाएगा और वहाँ ये दोनों मिलकर जेमी के सामने ही पैसे काउंट करेंगे। हेगबर्ट घर पर ही थे, इसलिए लैंडन जेमी के साथ जेमी के लिविंग रूम में बैठा हुआ था। जेमी पैसे काउंट कर रही थी। लैंडन, ये तो चमत्कार ही हो गया। कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? लैंडन, जो कि जानता था कि टोटल कितने पैसे हैं, उसने बहुत ही हैरानी के साथ जेमी से पूछा। $247। ओह माय गॉड! लैंडन, मैं आज तक कभी इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर पाई। इस बार तो एक्चुअली बहुत कमाल हो गया है। जेमी की आवाज सुनकर हेगबर्ट ने भी जेमी की तरफ देखा। क्या इतने पैसे बहुत होंगे क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए? लैंडन ने बहुत ही इनोसेंटली जेमी से पूछा, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिसे इतना खुश लैंडन ने आज तक भी नहीं देखा था। लैंडन, पिछली बार मैं सिर्फ $70 ही इकट्ठे कर पाई थी और इस बार मैं बहुत खुश हूँ। इट इज एक्चुअली वंडरफुल। चलो अच्छा है ना, इस बार तुम क्रिसमस को स्पेशल बना पाओगी। अगर तुम इतनी जल्दी ये जहाज ना रखती तो शायद इतने पैसे ना इकट्ठे कर पाती। लैंडन जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, पर आज उसे इस झूठ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि यही बिल्कुल सही चीज है। लैंडन ने जेमी की मदद तो नहीं की बच्चों के लिए टॉयज देने में, पर जेमी ने उसे प्रॉमिस लिया था कि वो क्रिसमस ईव पर उसके साथ ऑर्फनेज जाएगा। लैंडन के मम्मी पापा तो गए थे एक फैंसी पार्टी में, पर लैंडन अपना वेस्ट कोट पहनकर टाई लगाकर तैयार हो गया था। हाथ में एक गिफ्ट लेकर अपनी मॉम की कार में जा रहा था उसी ऑर्फनेज में। उसने जेमी के लिए एक स्वेटर लिया था। जेमी जैसी लड़की के लिए क्या गिफ्ट ले, ये सोच पाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। खैर, ट्रैफिक में फंस गया और ना चाहते हुए भी 15 मिनट देर से वो ऑर्फनेज पहुंचा। ऑर्फनेज का दरवाजा बंद था। जब लैंडन ने खटकाया तो मिस्टर जंकिंस ने ऑर्फनेज का दरवाजा खोला। अरे, तुम आ गए। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ, तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ जहाँ पर सब लोग हैं। मिस्टर जंकिंस ने लैंडन को रास्ता दिखाया। रूम को देखकर लैंडन एक बार को चुप हो गया था। रूम पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। बीच में एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री सजाया हुआ था। उसके नीचे गिफ्ट्स के पाइल्स लगे हुए थे। सभी बच्चे शायद आज बिग इवेंट के लिए तैयार हुए थे। सभी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लड़कों ने बाल भी कटवाए हुए थे। सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बैठे हुए थे। कुछ बड़े लोग भी थे जिनकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे भी थे। और लैंडन को पहले जेमी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने देखा कि जेमी ही है जो कि बच्चों के लिए स्टोरी पढ़ रही है। आज जेमी को देखकर जैसे लैंडन चुप हो गया था। आज फिर जेमी के बाल उस दिन की तरह खुले हुए थे। उसने नॉर्मल स्वेटर की जगह रेड कलर का स्वेटर पहना था, जिससे उसकी हनी आईज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जेमी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी और लैंडन उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। ये मिस्टर जेंकिंस ने भी नोट किया था। लैंडन को वहीं छोड़कर वो वहाँ से चले गए थे। जेमी ने लैंडन की तरफ देखा और बच्चों के लिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया। स्टोरी खत्म होने के बाद वो लैंडन के पास आई। आई एम सॉरी, तुम्हारे आने से पहले हमें शुरू करना पड़ा। एक्चुअली में बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। नहीं, इट्स ओके। आओ मेरी मदद करो बच्चों को गिफ्ट बांटने में। अगले 1 घंटे तक लैंडन और जेमी बच्चों को गिफ्ट बांट रहे थे। बच्चे इंडिविजुअल गिफ्ट पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। सिर्फ जेमी ने ही नहीं, ऑर्फनेज की तरफ से और वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों की तरफ से भी बच्चों को गिफ्ट्स मिले थे। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सबने मिलकर खाना खाया। गिफ्ट्स पाकर सब लोग बहुत खुश थे और कुछ लोग अपना गिफ्ट लेकर अपने अपने रूम में चले गए थे। कुछ लोग वहीं पेड़ के नीचे सो गए थे। जेमी वहीं पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जेमी के लैप में एक छोटी सी बच्ची थी। लाइट्स डिम हो गई थी। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। लैंडन जेमी के पास आकर बैठ गया था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, लैंडन ने वॉइस को धीरे करते हुए कहा, कहीं बच्ची उठ ना जाए। तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी।
जेमी ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, I mean, it's not a big deal. लैंडन ने जेमी को गिफ्ट देते हुए कहा, क्या तुम इसको मेरे लिए खोल दोगे? मेरे हाथ भरे हुए हैं। If you don't want, तुम बाद में खोल लेना। I mean, I said ना, it's not a big deal. लैंडन की ये बात सुनकर जेमी ने उसे कहा कि नहीं, वो ये गिफ्ट उसके सामने ही देखना चाहती है। लैंडन ने गिफ्ट खोला, उसे जेमी को दिखाया। वैसा ही ब्राउन स्वेटर था जैसा कि जेमी हमेशा पहनती है। लैंडन को लगा कि उसे कुछ अच्छा सा लाना चाहिए था। I mean, मैंने कहा था ना, it's not a big deal. No, it's beautiful. Next time जब मैं तुमसे मिलूंगी तो यही पहन कर आऊंगी। जेमी ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। उधर पेड़ के नीचे। लैंडन ने देखा कि पेड़ के नीचे एक रैप्ड गिफ्ट पड़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर। लैंडन ने जब वो गिफ्ट उठाया, वो समझ गया था इसमें क्या है। I mean, ये नहीं जेमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज लैंडन, I had to do it for you. खोलो ना, I want you to open it. लैंडन ने गिफ्ट खोला। जेमी ने लैंडन को अपनी बाइबल दे दी थी। लैंडन की आंखों में जैसे आंसू आ गए थे। जेमी ने अपना वार्म हाथ लैंडन के हाथ पे रख दिया था। लैंडन कभी पेड़ को देख रहा था, कभी डिम लाइट्स को देख रहा था, कभी जेमी को देख रहा था, कभी छत की तरफ देख रहा था। सारी बातें सोच रहा था, वो सारे इंसिडेंट सोच रहा था जो जेमी के साथ अभी तक उसके हुए हैं। कैसे जेमी ने उसकी मदद की थी होम कमिंग डांस में, कैसे वो जेमी को घर छोड़ने जाया करता था, कैसे वो लोग बातें करते थे। वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी प्ले वाले दिन, और कितनी खुश हुई थी जब उसने वो पैसे गिने थे। ना जाने कैसे, पर जेमी सॉलोमन जैसी लड़की से लैंडन कार्टर जैसे लड़के को प्यार हो गया था। जब आपको जेमी सॉलोमन जैसी लड़की से प्यार होता है जो कि बहुत ही परफेक्ट है, भगवान में बहुत विश्वास रखती है, तो आपको समझ नहीं आता कि आप नेक्स्ट मूव क्या करो। अगर यहाँ पर एंजेला होती तो लैंडन ने उसी टाइम उसे किस कर दिया होता, पर जेमी को जब वो घर छोड़ने जा रहा था तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके शोल्डर पर हाथ रखना चाहिए या नहीं। खैर, रास्ते में जेमी लैंडन से भगवान की ही बातें कर रही थी। उसने जब लैंडन से पूछा कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान का क्या प्लान है क्या नहीं, हमें समझ नहीं आता। लैंडन भी तो जेमी के साथ रहकर थोड़ा स्मार्ट हो गया था। बहुत ही स्मार्टली उसने जवाब दिया था कि हमें गॉड के सारे प्लान जानने की कोई जरूरत नहीं, हमें उन पर फेथ होना चाहिए और जो हमारे लिए वो कर रहे हैं उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जवाब सुनकर जेमी भी खुश हो गई थी। खैर, आधे रास्ते में जाने के बाद लैंडन ने जेमी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया था और जेमी ने अपना हाथ हटाया भी नहीं था। पहाड़ देखकर मुस्कुरा रही थी पूरे रास्ते जेमी। जब जेमी के घर पहुंचा था तब भी लैंडन ने सोचा था कि काश वो जेमी को किस कर पाए। खैर, घर की लाइट्स खुली हुई थी, हेगबर्ट उठा हुआ था, उसने उसी टाइम दरवाजा खोल दिया था, तो ये अपॉर्चुनिटी तो लैंडन को नहीं मिली थी। पर लैंडन ये समझ गया था कि जितना बेवकूफ वो जेमी को समझता है उतनी वो है नहीं। शायद जब उसने उसे पैसे गिनकर मिरेकल कहा था तो वो लैंडन के बारे में ही बात कर रही थी। क्रिसमस ईव पर लैंडन को अपनी बाइबल देना बहुत बड़ी बात है, जैसे जेमी ने अपना पार्ट लैंडन को दे दिया हो। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जेमी समझ रही हो लैंडन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको। पर जेमी जैसी लड़की किसी स्ट्रेंजर को अपनी किडनी भी दे सकती है अगर उसे जरूरत हो तो। इसलिए इस बात से जेमी की फीलिंग्स को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शायद जब होमकमिंग डांस में उसने जेमी को पूछा था तब भी वो जानती थी कि लैंडन ने ऐसा क्यों किया है। उस दिन पहली बार दिल से लैंडन ने जेमी से पूछा था क्रिसमस डिनर पर उसकी फैमिली के साथ उसे ज्वाइन करने के लिए। जेमी ने जब हेगबर्ट से पूछा तो हेगबर्ट ने बहुत अजीब तरीके से जवाब दिया, अगर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो तो चली जाओ। खैर, जैसे भी हो, पर हेगबर्ट ने अलाउ कर दिया था और लैंडन ने जेमी को प्रॉमिस किया था कि अगले दिन वो उसे लेने आ जाएगा। और जब लैंडन ने अपनी फैमिली को बताया था कि वो जेमी को डिनर पर लाने वाला है तो वो लोग भी काफी हैरान हुए थे। खैर, लैंडन के घर पर तो बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना बनता ही है जब उसके डैड आए होते हैं। उनके घर में कुक जो है, लैंडन की मम्मी बहुत स्वीट तो हैं, पर एक बहुत अच्छी होम मेकर नहीं।
ये बात लैंडन के फादर को शुरू में ही समझ आ गई थी, इसलिए जब से लैंडन पैदा हुआ उनके घर में एक कुक और एक मेड थी। खैर, लैंडन अभी तक ये नहीं जानता कि जेमी उसके बारे में क्या सोचती है। क्या जेमी भी उसे प्यार करती है? लैंडन के लिए डायरेक्टली ये पूछ पाना तो बहुत मुश्किल था, पर हाँ, उस दिन जेमी और लैंडन ने बहुत सारी बातें की थी। जेमी ने लैंडन से पूछा था कि अगर उसे मौका मिले तो क्या जो उसके ग्रैंडफादर ने किया वो बदलना चाहेगा। लैंडन जेमी के साथ रहता है तो प्यार के अलावा उसे गिल्टी की फीलिंग भी बहुत बार आती है और जेमी पता नहीं क्यों उसे हमेशा नीचा दिखाती है। ये सोचकर उसने जेमी से कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, क्यों मुझे नीचा दिखाती हो? जिस पर जेमी ने कहा कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं मानती हूँ, पर अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम्हें उसे बदलने के बारे में तो सोचना चाहिए। लैंडन सोचने लगा कि बात तो ठीक है, पर उसने टॉपिक को बदला और पूछा कि क्या तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते हैं? जेमी ने कहा वो मेरे लिए बहुत चिंता करते हैं। वो तो सभी पेरेंट्स करते हैं ना? लैंडन ने कहा हाँ, पर उनके रीजंस कुछ अलग हैं। वो तुम्हारी भी बहुत चिंता करते हैं। मेरी क्यों? लैंडन सोचने लगा। मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ इसलिए, उनका मजाक उड़ाता था इसलिए, या फिर बहुत केयरलेस हूँ इसलिए? क्यों करते हैं मेरी चिंता? लैंडन ने पूछा। वही जिसके लिए मेरी चिंता करते हैं। लैंडन नहीं जानता कि जेमी के मन में क्या है, पर कुछ तो है जो वो छुपा रही है, कुछ तो है जो वो लैंडन को बताना चाहती है और नहीं बता पा रही। क्यों उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है। उस दिन लैंडन ने जेमी से पूछा था, क्या मैं कभी कभी तुम्हारे घर आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हो। एंथुसियाज्म चाहे ना हो, पर जेमी ने हाँ तो कहा था। नेक्स्ट डे लैंडन जेमी के घर पहुंच गया। उसने देखा कि हेगबर्ट की कार यहाँ नहीं है। जेमी ने दरवाजा खोलकर लैंडन से कहा, फादर घर पे नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पोर्च पर बैठ सकते हैं। जेमी ने चेयर्स की तरफ इशारा किया। पता नहीं क्या हुआ, लैंडन के लिए एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। वो कुर्सियों की तरफ जाने के बजाय जेमी की तरफ मुड़ गया। उसने जेमी का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच की दूरियां कम होती जा रही थी। लैंडन का फेस जेमी के फेस के काफी करीब पहुंच गया था। जेमी ने अपना फेस हटाया तो नहीं था, पर उसने आंखें थोड़ी चौड़ी कर ली थी, जिस वजह से लैंडन को लगा था कि शायद वो जो करने जा रहा है वो सही नहीं है। लैंडन ने अपना हेड हल्का सा टिल्ट किया और उसने देखा कि जेमी ने आंखें बंद कर ली हैं और उसने भी अपने हेड को लैंडन की तरह ही टिल्ट कर लिया है। दोनों के होठ एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये किस बहुत लंबी भी नहीं थी, जैसी मूवीज में देखते हैं उतनी पैशनेट भी नहीं थी, पर लैंडन को आज भी याद है कि जब उन दोनों के लिप्स उस दिन मिले थे तो लैंडन जानता था कि ये मेमोरी हमेशा उसके साथ रहेगी। उसके बाद लैंडन और जेमी बहुत समय तक एक साथ रहने लगे। वो दोनों एक साथ टाइम बिताते, कभी सी बीच पर बैठ जाते, घंटों बातें करते रहते। जेमी कई बार लैंडन को बहुत उदास लगती, जैसे वो कुछ सोच रही है। लैंडन ने बहुत बार पूछने की कोशिश भी की थी, पर जेमी कुछ कहती ही नहीं थी। लैंडन ने अपनी और जेमी की सारी बातें अपनी मॉम के साथ शेयर की थी। वो उनसे कहता था कि पता नहीं क्यों जेमी उदास रहती है, मैं क्या करूं उसे खुश करने के लिए। तो मॉम ने उसे कहा था, तुम उसके लिए कुछ स्पेशल करो। रोज तो उसके घर जाता हूँ, और क्या करूं? लैंडन ने पूछा था। कुछ और लड़कियां हमेशा स्पेशल फील करवाना चाहती हैं। तुम उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दो, परफ्यूम या कुछ। पर जेमी तो परफ्यूम नहीं लगाती। तो ठीक है, अच्छे से डिनर पर ले जाओ एक महंगे से रेस्टोरेंट में। लैंडन अमीर फैमिली को बिलोंग जरूर करता है, पर उसके घर वाले उसे लिमिटेड पैसे ही देते हैं। लैंडन ने मॉम को बताया कि कैसे उसने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए हैं ऑर्फन्स के लिए क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए। तब उसकी मॉम को उसके ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ और उन्होंने कहा, पैसों की चिंता मत करो, मैं दे दूंगी, बस तुम जेमी से पूछ लो। जेमी तो मान जाएगी, पर क्या हेगबर्ट मानेगा? ये सोचकर लैंडन ने डिसाइड किया कि वो पहले हेगबर्ट से ही पूछ लेगा। वो हेगबर्ट के पास चर्च में जा पहुंचा। हेगबर्ट सर्मन्स लिखता है, पर आजकल बहुत उदास रहता है और उसके सर्मन्स पहले से छोटे भी होते हैं। लैंडन जब हेगबर्ट के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो जेमी को ले जा सकता है डिनर के लिए,
तो हेगबर्ट ने सबसे पहला सवाल पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स भी जाएंगे? लैंडन ने मना कर दिया और इस बात को सुनने के बाद हेगबर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो जेमी को लैंडन के साथ नहीं भेजेगा। लैंडन ने उसे कहा था कि उसे जेमी से बहुत प्यार है। हेगबर्ट ने कहा, हाँ जानता हूँ और नहीं चाहता कि तुम जेमी को हर्ट करो। लैंडन उस दिन बहुत गिड़गिड़ाया था। उसने कहा था कि वो कभी जेमी को हर्ट नहीं करेगा, वो उसे बहुत प्यार करता है और जब हेगबर्ट बोलेगा वो उसे वापस घर छोड़ देगा और पिछला जो भी लैंडन ने किया उस सब के लिए वो बहुत माफी चाहता है। हेगबर्ट की आंखें नम हो गई थी और उन्होंने लैंडन को हाँ तो कह दिया था, पर जाते हुए लैंडन ने जब पीछे मुड़कर देखा था तो हेगबर्ट की आंखों में आंसू थे। लैंडन समझ नहीं पा रहा था इसका कारण, पर उसकी मॉम ने इसके लिए उसे एक्सप्लेनेशन दी थी कि हेगबर्ट को लग रहा होगा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और लैंडन के हाथों वो अपनी बेटी को धीरे धीरे खो रहा है। लैंडन को ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी भी लगी थी। उसने जब जेमी को बताया तो जेमी बहुत खुश हो गई थी और ये दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। वहाँ जेमी को सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। लैंडन ने उस दिन जेमी को बहुत स्पेशल फील कराया था। वो जेमी को अब बहुत ज्यादा चाहने लगा था। हर जगह वो जेमी के साथ रहना चाहता था, हमेशा सब उसके बारे में सोचता था। जेमी के साथ दिखने में अब उसे कोई तकलीफ नहीं थी। इनफैक्ट वो अब अपने सब दोस्तों को बता देना चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ जेमी से प्यार करता है। वो जितना जेमी के साथ रहता था उतना उसे समझ में आता था कि जेमी भी आम लड़कियों की तरह ही है। उसकी भी वैसी ही इच्छाएं हैं, वैसी ही फीलिंग्स हैं और जेमी एक बहुत अच्छे इंसान है। जेमी और लैंडन उस दिन सीशेल डाइनर्स गए थे। लैंडन सबको दिखा देना चाहता था। मौसम कुछ खराब था, जेमी की तबीयत भी खराब थी, फिर भी लैंडन उसे जबरदस्ती ले गया था। पर मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पर उसके दोस्त नहीं मिले थे। वापस आते हुए जेमी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसे तेज बुखार हो चुका था। लैंडन ने तब जेमी की तरफ देखा तो उसे समझा कि जेमी बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुकी है। उसने लैंडन का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। तब जेमी ने लैंडन से पूछा था, क्या स्कूल में बच्चे सोचते हैं कि मैं स्ट्रेंज हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लैंडन ने कहा। एक फेवर करोगे? हाँ, बोलो। अब से तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि जो भी बोलोगे सच ही बोलोगे, मुझे झूठ कभी नहीं बोलोगे? ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से तुम्हें हर बात सच बोलूंगा। लैंडन ने जेमी को ये प्रॉमिस कर दिया और दोनों आगे चलने लगे। क्या स्कूल में बच्चे सोचते हैं कि मैं स्ट्रेंज हूँ? हाँ, सोचते हैं। पर ऐसा क्यों? पता नहीं, सबके पास अपने अपने रीजंस हैं, लैंडन ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रेंज हूँ? जेमी की ये बात सुनकर लैंडन रुक गया था। जेमी, तुम स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, काइंड हो, जेंटल हो, इंटेलिजेंट हो। हर वो चीज है तुम्हारे अंदर, हर वो क्वालिटी है तुम्हारे अंदर जो एक लड़की चाहती है। अगर लोग सोचते हैं कि तुम स्ट्रेंज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। और तुम्हारे बारे में कौन क्या बोलता है, बोलने दो। I just don't care. I love you like anything, and you are the best thing that ever happened to me. लैंडन का ये कहना था कि जेमी ने रोना शुरू कर दिया। जेमी ने अपना सर लैंडन के कंधे पर रख लिया था। लैंडन ने जेमी को हक किया। उसे रियलाइज हो रहा था कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में ही जैसे जेमी बहुत ज्यादा स्लिम हो गई है। उसने नोटिस किया था कि आज उसने कुछ खाया भी नहीं था ठीक से। जेमी लगातार रोए जा रही थी। लैंडन को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने कहा वो सही था या नहीं। क्या जेमी ऐसा फील करती है या नहीं? पर जो भी हो, सच तो सच ही है ना। लैंडन ने आज ही तो जेमी को प्रॉमिस किया है कि वो जो भी कहेगा हमेशा सच कहेगा। प्लीज ऐसा मत कहो, जेमी ने रोते हुए कहा। पर क्यों? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ जेमी। ये सुनने के बाद जेमी और भी तेज तेज रोने लगी। I'm sorry लैंडन, I'm so sorry। लैंडन ये सुनकर हैरान हो गया था। सॉरी? पर सॉरी किस लिए? थोड़ी देर रोने के बाद जेमी चुप हुई। उसने ऊपर देखा, लैंडन की चीक पर किस किया, अपनी एक उंगली लैंडन की गाल पर फिराते रहा। तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते लैंडन, you cannot be in love with me। लैंडन समझ नहीं पा रहा था कि जेमी को क्या इतना बॉदर कर रहा है। क्यों जेमी, पर क्यों?
इसलिए कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट लव यू लाइक एनीथिंग, और कोई कुछ भी कहे, आई जस्ट डोंट केयर। हम दोनों दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकते हैं, पर प्यार नहीं लानन, तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता लानन जेमी को प्यार? क्या जेमी को अभी भी लानन पर विश्वास नहीं? क्या वो उसे इस लायक नहीं समझती? लानन अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा था। तब जेमी ने बताया कि वो बहुत बीमार है। बीमार हो तो क्या हुआ, ठीक हो जाओगी, लानन ने कहा। पर जेमी ने कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकती, मुझे लुकीमिया है। लुकीमिया, ब्लड कैंसर। अगर आज किसी को ये बीमारी होती है तो उसका इलाज फिर भी हो सकता है, पर उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जेमी, सबकी चहेती जेमी, सबको प्यार करने वाली जेमी, सबकी मदद करने वाली जेमी, सबका भला सोचने वाली जेमी, भगवान में विश्वास रखने वाली जेमी, हर समय अपने हाथ में बाइबल रखने वाली जेमी मरने वाली है, सबको छोड़कर जाने वाली है। लानन के लिए इस बात को समझ पाना भी बहुत मुश्किल था। आज तक उसकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसके दादाजी की मौत हुई थी, पर तब वो बहुत छोटा था। उसे पता भी नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या बोले। वो सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था। 7 महीने हो चुके थे। जेमी को ये बात पता थी, पर वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन हेगबर्ट ने बात चर्च में भी बता दी। पूरे बोफर्ट को पता चल गया। पूरे बोफर्ट में हर घर में सब रो रहे थे, सब दुखी थे। सब जेमी को इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी लड़की। आखिर अच्छे लोगों की ही तो भगवान को भी जरूरत होती है। पर जेमी कैसे मर सकती है? जेमी तो कितनी छोटी है, अभी तो उसे बहुत बड़ी जिंदगी जीनी है। भगवान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब लानन घर गया तो उसने अपनी मम्मी को भी बताया। उसकी मम्मी भी उस दिन बहुत रोई थी। और जब वो स्कूल पहुंचा तो जेमी स्कूल नहीं आई थी। क्लास में टीचर भी रो रही थी, बच्चे भी उदास थे। वो जेमी जिससे सब लोग गिल्टी फील करते थे, जिसके आसपास होने से भी उन्हें अच्छा नहीं महसूस होता था, वो जेमी, वो मर कैसे सकती है? हर किसी की नजर जैसे लानन की तरफ थी कि अब क्या होगा। लानन नहीं जानता क्या होगा। क्या कभी जेमी स्कूल के कॉरिडोर में दोबारा दिखाई देगी? क्या कभी जेमी दोबारा स्कूल आएगी? लानन नहीं जानता। वो उस दिन उसके घर भी गया था। उससे पूछा था, क्या तुम दोबारा स्कूल नहीं आओगी? जेमी ने मना कर दिया था। क्यों? क्या तुम बहुत ज्यादा बीमार हो? नहीं, मैं बहुत बीमार नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं आज तो बेटर फील कर रही हूँ, जेमी ने कहा था। पर मैं सारा टाइम अपने पापा के साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए स्कूल आकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जेमी की ये बात सुनकर लानन बहुत हैरान हुआ था। 7 महीने से उसे पता है कि वो मर रही है, फिर भी वो इतनी चेयरफुल कैसे हो सकती है? कैसे वो दिन रात मुस्कुरा सकती है? अब लानन को समझ में आ रहा था क्यों वो इस क्रिसमस को, इस प्ले को स्पेशल बनाना चाहती थी, हेगबर्ट के लिए भी और ऑर्फन्स के लिए भी। लानन भी तो इस रिश्ते को स्पेशल बनाना चाहता है, वो भी तो इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, पर क्या? वो ये नहीं जानता। उसे हर समय ये महसूस होता है कि उसे कुछ करना चाहिए जेनी के लिए, पर क्या? वो ये नहीं समझ पाता। वो अपनी मॉम से भी पूछता है कि मैं क्या करूं। उसकी मॉम के पास भी लानन के इस सवाल का जवाब नहीं है। करे तो क्या करे? वो जानती है कि लानन जेमी से बहुत प्यार करता है, पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जेमी के पास तो बहुत कम समय बचा है। पर क्यों लानन हर समय ये सोचता रहता है कि वो जेमी के लिए कुछ करना चाहता है? उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, शायद बाइबल के थ्रू ही कोई जवाब मिले। उसने ये बात जब जेमी को बताई तो वो बहुत खुश हुई। लानन नहीं जानता कि वो जेमी से कैसे बात करे। कभी वो स्कूल के बच्चों के बारे में बात करता है, फिर उसे लगता है कि ये सही नहीं। उसकी बीमारी के बारे में बात करता है तो वो उदास हो जाती है। करे तो क्या करे? बाइबल ही सबसे सही तरीका है। वो रोज उसके घर में जाकर उसके साथ बाइबल पढ़ता है।
बीच बीच में कुछ समझ नहीं आता तो वो जेमी से पूछता है। जेमी के पास हर सवाल का जवाब होता है और कभी कभी जेमी उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है। जो उसे समझ में आता है वो बनाकर बोल देता है और जेमी पूछती है, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? ऐसा ही कुछ, लैंडन कह देता है। पता नहीं लैंडन के लिए अपनी फीलिंग्स जेमी ने हेगबर्ट को बताई थी या नहीं, पर हेगबर्ट ने अपना रूटीन चेंज कर लिया था। जब स्कूल के बाद लैंडन जेमी के घर पहुंचता तो हेगबर्ट अपना कोट पहन लेता, जेमी से कहता कि वो कुछ देर के बाद आ जाएगा और वहाँ से निकल जाता। ये दोनों लिविंग रूम में बैठकर बाइबल पढ़ते थे। जब ये लोग बाइबल पढ़ रहे होते थे तब कई बार दरवाजे पर दस्तक होती थी। कोई जेमी का हाल पूछने आता था, कोई जेमी के लिए खाना पूछने आता था, कोई जस्ट हेलो कहकर चला जाता था। एरिक और मार्गरेट भी आए थे जेमी से मिलने। जेमी ने इन दोनों को अंदर बुला लिया था। ये चारों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। थोड़ी देर तक ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। एरिक और मार्गरेट जैसे जेमी की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे। पहले एरिक ने शुरू किया। उसने जेमी से कहा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे जितना अच्छा दिल मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जेमी, मैं ये एनवेलप तुम्हारे लिए लाया हूँ और मैं सच कह रहा हूँ जेमी, मैं किसी भी चीज के लिए इतना सॉरी नहीं फील करता जितना मैंने जो तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए फील कर रहा हूँ। पर सच यही है जेमी, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों भगवान तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? जेमी, तुम दुनिया की बेस्ट पर्सन हो जिसे मैं जानता हूँ। एरिक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। मार्गरेट काउच की तरफ अपना मुंह करके रो रही थी। वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। जब एरिक ने बोलना बंद किया, जेमी ने अपनी आंख में से आया हुआ आंसू पोंछा, अपने हाथ फैलाए, एक जेस्चर फॉरगिवनेस का, और एरिक उसकी बाहों में आ गया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद मार्गरेट ने जेमी को हग किया और ये दोनों भी बहुत देर तक रो रही थीं। जब ये दोनों जाने के लिए खड़े हुए तो दोनों ने जेमी की तरफ देखा। लैंडन समझ रहा था कि ये जैसे अपनी आंखों में जेमी की पिक्चर बसा लेना चाहते हैं। लैंडन के हिसाब से जेमी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और शायद आज उन दोनों के हिसाब से भी जेमी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं गॉड से तुम्हारे लिए प्रे करूंगा और बाकी सब लोग भी। ये कहकर वो दोनों जेमी के घर से बाहर चले गए। लैंडन जानता था कि वो आज अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। जी हाँ, सब लोग बहुत दुखी हैं। जेमी जैसे अच्छे लोग जब दुनिया से जा रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करता है भगवान। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। खैर, जो एनवेलप एरिक ने दिया था उसमें $400 का चेक था जो एरिक ने इकट्ठा किया था ऑर्फनेज के लिए। एरिक का ये जेस्चर देखकर लैंडन एरिक के ऊपर और भी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। लैंडन की तरह ही हम सबको इंतजार है एक मिरेकल का, कोई मिरेकल जो कि जेमी को बचा सकता है। जब उस दिन प्ले का पहला दिन था और तुम मुझे देखकर मुस्कुराई थी, तुम जानती थी ना कि मैं ये रोल करने वाला हूँ? जेमी मुस्कुरा दी। और जब मैंने तुमसे होमकमिंग के लिए पूछा, तुमने मुझे कहा था कि डोंट फॉल इन लव विद मी। तुम्हें पता था दैट आई विल? पता था, बट कैसे? जेमी ने अपने कंधे उचका दिए और दोनों एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगे जहां पर बारिश हो रही थी। जब मैंने तुम्हें कहा था that I will pray for you, तुमने क्या सोचा था? किस लिए? जेमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जेमी की कंडीशन जो कि दिन पर दिन वर्स हो गई थी, उससे हॉस्पिटल में जाकर रहना ही पड़ना था। बट ये सब कुछ बदल दिया था लैंडन की मदर और फादर ने। लैंडन के फादर वॉशिंगटन से आ गए थे स्पेशली जेमी के लिए। शायद उसकी मम्मी ने फोन पर कहा होगा, अगर आज आप घर वापस नहीं आए तो आज के बाद कभी यहाँ मत आना। शायद ऐसा ही कुछ इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा लैंडन की मदर ने उसके फादर को। उन्होंने लैंडन से कहा था कि वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, घर में ही हॉस्पिटल बना देंगे, वो डॉक्टर्स नर्सेस सारे इक्विपमेंट्स घर पर ही प्रोवाइड करवा देंगे। पर क्या हेगबर्ट इस सब के लिए मानेगा?
हेगबर्ट क्या उनका एहसान लेगा? ये बहुत मुश्किल है, पर लैंडन की मदर चाहती है कि उसके फादर जेमी के लिए ये सब कुछ करें, उन्हें ऐसा करना ही होगा। पता नहीं उन्होंने हेगबर्ट को क्या कहा होगा, पर हेगबर्ट मान गया था। जेमी का एक कमरा जो कि हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, सारे इक्विपमेंट्स लग गए थे, हॉस्पिटल का बेड लग गया था, एक 24 आवर्स की नर्स रख दी गई थी जेमी की पूरी केयर करने के लिए। उस दिन पहली बार लैंडन ने अपने पापा के कंधे पर सर रखा था और वो बहुत रोया था। जेमी की कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसके लिए अब चल पाना भी बहुत मुश्किल होता था। दर्द के लिए डॉक्टर दवाई देते थे तो उससे वो बहुत ड्राउजी हो जाती थी, पूरा दिन सोती रहती थी और दर्द को सह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लैंडन जेमी से पूछता, क्या तुम्हें इस सब के लिए रिग्रेट होता है? पर जेमी, जो कि दिल की बहुत अच्छी है, वो कहती कि मैंने एक बहुत अच्छी जिंदगी जी है। मेरे पास एक बहुत प्यार करने वाले फादर हैं जिन्होंने मुझे गॉड के बारे में बताया है और मैंने किसी से प्यार किया है, वो प्यार मुझे वापस भी तो मिला है। लैंडन को इस सब से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या है जो वो जेमी के लिए करना चाहता है। उसने जेमी से भी पूछा था, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? जेमी ने मुस्कुराकर कह दिया था, बाइबल पढ़ोगे? लैंडन जानता है कि बाइबल पढ़ना एक बिल्कुल सही चीज है, पर ये वो चीज नहीं जो लैंडन जेमी के लिए करना चाहता है। उसने अपनी मॉम से भी पूछा था, मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है, क्या करूं जेमी के लिए? तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जेमी की कंडीशन खराब हो रही है, तुम उसे सुधार नहीं सकते, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो, पर तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लैंडन ने अपनी मॉम से ये भी पूछा, क्या आप कभी सोचती हैं हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? उसकी मॉम ने बहुत हैरानी से उसे देखा था। पता नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। वो नहीं समझ पा रही थी कि लैंडन के अंदर क्या चल रहा है, पर कुछ तो है जो उसे जेमी के लिए करना है। जेमी की कंडीशन दिन पर दिन वर्स होती जा रही थी। अब वो घंटों सोती रहती, बेड से उठ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब किसी की मदद लेकर भी वो चल नहीं पाती थी, बहुत ही कमजोर, बहुत ही वीक हो गई थी, बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची बन गई थी। जेमी, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? जेमी अब लैंडन की आवाज पर भी जैसे हिल नहीं रही थी। लैंडन ने जेमी का हाथ पकड़ा, उसे अपने गाल पर रखा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी बहुत रोए, पर उसने खिड़की के बाहर देखा जहां बारिश आ रही थी। वो सोच रहा था, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हुआ? क्यों मुझे जेमी से इतना प्यार हुआ? क्यों ये सब कुछ जेमी के ही साथ हुआ? इतनी अच्छी लड़की, और भगवान ने ये सब कुछ क्यों किया? क्या इस सब के पीछे लॉर्ड का कोई प्लान है, जैसा हमेशा जेमी कहती थी? क्या लॉर्ड कुछ चाहते हैं मैं करूं? चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो रही थी। लैंडन खड़ा हुआ और जेमी के नाइट स्टैंड पर रखी हुई चीजें देखने लगा। वहां पर एक फोटोग्राफ थी जिसमें हेगबर्ट और जेमी थे। जेमी बहुत छोटी थी, शायद पहले दिन स्कूल जा रही थी। बहुत सारे कार्ड्स थे ऑर्फनेज के बच्चों के, जिन्होंने जेमी के लिए विशेस लिखी थी, गेट वेल सून। एक लड़के ने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें एक बर्ड जो कि रेनबो के ऊपर उड़ रही थी। वो पेपर कटिंग उस प्ले वाले दिन की, जो शायद इकलौती पिक्चर होगी लैंडन और जेमी की एक साथ। लैंडन जेमी के फेस की तरफ देखने लगा, शायद कोई साइन मिले। जेमी बिल्कुल एंजल की तरह मुस्कुरा रही थी। जेमी तो सो रही थी, पर लैंडन का मन किया कि वो बाइबल पढ़े, और उस टाइम लैंडन ने बाइबल में पढ़ा ये पैसेज, I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it to the earnestness of others. लैंडन की आंखों में आंसू आ गए और उसी समय लैंडन को समझ में आया इन लाइनों का मतलब। लैंडन के सामने चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। लैंडन समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो मैसेज, वो साइन जो लैंडन कब से ढूंढ रहा था, आके गॉड ने उसे वो साइन दे दिया था। लैंडन को अब अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ गया था। लैंडन उस दिन जेमी के घर से निकलकर चर्च तक ऐसे भागता हुआ गया जैसे वो आज तक कभी भी नहीं भागा था। वो एक एथलीट नहीं है, वो भागने में बहुत तेज भी नहीं था, पर आज उसे कोई रोक नहीं सकता था। आज वो लगातार भागे जा रहा था। जेमी के घर से निकलकर चर्च तक पहुंचते हुए रास्ते में जो भी फेंस आई उसे उसने टाप दिया, जो भी ऑब्स्टिकल आई उसे वो पार करता चला गया। उसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी और वो सीधा जाकर
चर्च में हेगबर्ट के रूम के बाहर रुका। हेगबर्ट जो कि घर में अपने आप को बहुत संभाल कर रखता है, जेमी के सामने बहुत संभल कर बोलता है। वहाँ अकेले में वो हमेशा उदास रहता है, सिर्फ और सिर्फ जेमी के बारे में सोचता है। उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। ये कमरा जो कि पूरा फैला हुआ है, हर जगह पर कागज बिखरे हुए हैं। यहाँ हेगबर्ट को किसी को कुछ नहीं दिखाना। जब लैंडन वहाँ पहुँचा तो हेगबर्ट ने उसे देखते ही कह दिया था, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लैंडन ने कहा कि अगर जरूरी ना होता तो मैं यहाँ ना आता। हेगबर्ट लैंडन की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था, बट एटलीस्ट उसने मना तो नहीं किया था। यहाँ चर्च से निकलकर अब वापस जेमी तक पहुँचने का रास्ता भी लैंडन के लिए जैसे बहुत लंबा था, पर उसे वो बहुत जल्दी कवर कर लेना चाहता था। जल्दी से जल्दी वो जेमी तक पहुँच जाना चाहता था और उसी स्पीड में, उससे भी ज्यादा स्पीड में इनफैक्ट वो भागता हुआ जेमी के घर जा पहुंचा। जोर से दरवाजा खोला, सीधा अंदर घुसा। नर्स बाहर आई है देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। जेमी उठी हुई है? हाँ, वो आप ही के बारे में पूछ रही थी। ओ, क्या आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ देंगी प्लीज? ये कहकर लैंडन ने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा बंद किया और जेमी के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया। जेमी जो कि बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा पेल हो चुकी थी, लैंडन को देखकर मुस्कुरा दी थी। वो, मैं पहले भी यही था, पर तुम सो रही थी ना, इसलिए चला गया था। लैंडन ने कहा, आई एम सॉरी, मैं आजकल अपनी नींद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। इट्स ओके, इट्स ओके। जेमी ने अपना हाथ बढ़ाया। लैंडन ने जेमी का हाथ थाम लिया, उसे किस किया, आगे बढ़ा, उसकी चीक पर किस किया। You love me? Yeah, I do. तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? लैंडन ने कहा। हाँ, obviously. लैंडन की सांसें जो कि तेज हो गई थी। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? जेमी अब उदास हो गई थी, बाहर की तरफ देखने लगी। मैं अब, मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अगर कर सकती होगी तो करोगी? बोलो ना जेमी। लैंडन के फेस पर इस समय 1000 तरह के इमोशंस थे। दुख भी था, खुशी भी थी, परेशानी भी थी, चिंता भी थी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी थी, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी भी थी। जेमी क्या जवाब देगी? जब जेमी ने लैंडन की तरफ देखा और लैंडन ने जेमी की तरफ, लैंडन जानता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी किसी के लिए फील नहीं कर सकता था। वो अपनी जिंदगी जेमी के लिए देने को तैयार है। अगर जेमी को ठीक करने के लिए वो कुछ कर सकता है तो वो हर वो चीज करने के लिए तैयार है। अपनी जान देकर भी अगर वो जेमी की जान बचा सकता है तो वो ही करना चाहता है। लैंडन अपने ये सारे थॉट जेमी को बताना चाहता था, पर जेमी की आवाज ने जैसे उसके इमोशंस को उसके अंदर ही रोक दिया। यस, आई वुड। जेमी की आवाज वीक जरूर थी पर फुल ऑफ प्रॉमिस थी। लैंडन ने अपना हाथ जेमी के फेस पर रखा, उंगलियां उसके चेहरे पर, उसकी चीक्स पर फैला रहा था। सोच रहा था आज भी जेमी की स्किन कितनी सॉफ्ट है, कितनी परफेक्ट है। उसकी जितना ब्यूटीफुल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लैंडन का गला जैसे सूखता जा रहा था। वो जानता था कि वो जेमी को ठीक तो नहीं कर सकता, पर आज वो जेमी को वो खुशी देना चाहता था जो वो हमेशा से चाहती थी। ये वो था जो लैंडन का हार्ट उसे हमेशा से करने को कह रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था। जेमी ने तो उसे अपना जवाब बहुत पहले ही दे दिया था। जब वो और जेमी मिस्टर जेंकिंस के ऑफिस के बाहर बैठे थे प्ले के लिए, लैंडन ने जेमी की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। जेमी भी मुस्कुराई, जैसे कि उसे इनकरेज कर रही हो, उसे कॉन्फिडेंस दे रही हो जो वो करना चाहता है उसके लिए। लैंडन जेमी के थोड़ा पास गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके मुंह से निकले ये शब्द, Will you marry me? आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि लैंडन ने ये सब कुछ पिटी के लिए किया था, पर ऐसा नहीं है। लैंडन जेमी से सच्चे दिल से प्यार करता था। आपको ये भी लग रहा होगा कि जेमी को तो मर ही जाना है, क्या फर्क पड़ता है, पर ऐसा भी नहीं है। लैंडन जो कि उस मिरेकल के लिए हमेशा से प्रे करते आया था, वो मिरेकल जो वो चाहता था कि सच हो, हमेशा वो जेमी का होकर रहना चाहता था।
और वो ये बात उस दिन भी जानता था और आज 40 साल बाद भी जानता है कि यही सच है। वो जेमी से सच्चे दिल से प्यार करता था। उसे ये बात अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में भी बहुत एफर्ट लगा था, पर उसने सबको कन्विंस कर दिया था। जेमी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। जेमी जो कि एक बहुत अच्छे इंसान है, उसे जेमी ने सिखाया था भगवान में विश्वास करना, लोगों की मदद करना। इतनी बीमारी में भी इतना ऑप्टिमिस्टिक होना ये बहुत मुश्किल होता है, पर ये बहुत अमेजिंग चीज थी जेमी की, जिसे वो आज भी चेरिश करता है। जेमी और लानन की शादी हुई, हेगबर्ट ने करवाई। उस दिन लानन के बेस्ट मैन बने थे उसके फादर। साउथ में ट्रेडिशन था कि लड़के के फादर उसके बेस्ट मैन बनते थे, पर लानन के लिए इस ट्रेडिशन का कोई मतलब नहीं था जब तक जेमी उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। जेमी ने लानन और उसके फादर का रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। दोनों फैमिलीज के बीच के ग्रजेस भी दूर कर दिए थे। जिस तरह लानन के फादर ने हेगबर्ट की जेमी की मदद की, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी काफी सॉल्व हो गए थे और लानन अपने फादर की रिस्पेक्ट भी करने लगा था। उसके मन में अपने फादर के लिए बहुत प्यार भी आ गया था। जब तक वो जिए, लानन ने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की। जेमी ने लानन को फॉरगिवनेस की पावर भी सिखाई थी और उसको समझ में आया था कि जेमी के अंदर कितनी पावर है कि वो किसी को भी बदल सकती है। एरिक और मार्गरेट जेमी के घर आए थे, वो बदल गए थे। जेमी ने अपने अंदर कोई ग्रजेस नहीं रखे, उनको झट से उसने माफ कर दिया था। जैसा बाइबल में सिखाया जाता है, जैसा बाइबल में लिखा है, जेमी बिल्कुल और बिल्कुल वैसी ही थी। जेमी सिर्फ वो एंजल नहीं थी जिसने टॉम थॉर्नटन को बचाया। जेमी वो एंजल थी जिसने सारी दुनिया को बचाया, जिसने अपने आसपास के सभी लोगों को बचाया। जैसा जेमी चाहती थी वैसा ही हुआ। चर्च में उस दिन बहुत सारे लोग थे, 200 से भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने जेमी और लानन की वेडिंग को अटेंड किया। मार्च 12, 1959 जिस दिन जेमी और लानन की शादी हुई थी, चर्च में सिर्फ लोग ही लोग थे। लोग बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि अंदर जगह ही नहीं थी। इतने शॉर्ट नोटिस पर इन दोनों की शादी डिसाइड हुई, इसलिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट तो नहीं हो पाए थे, पर लोगों ने इस शादी को स्पेशल बनाया था। हर कोई इस शादी को अटेंड करने पहुंचा था। चर्च में आए हुए हर इंसान की आंखें गीली थी। लानन चाहता था कि जेमी वही ड्रेस पहनेगी जो कि उसने प्ले के दिन पहनी थी। इतने शॉर्ट नोटिस पे नई ड्रेस बनवा पाना तो पॉसिबल नहीं था, पर आज वो ड्रेस जेमी पर पता नहीं कैसी लगेगी, हैंगर की तरह टंग जाएगी। जेमी ने लानन से कहा था, मैं आइल पर वॉक करके जाना चाहती हूँ, पर तुम बहुत वीक हो, तुम नहीं कर पाओगी वॉक। भूल गए? ये मेरी विश थी। मैं आइल पर वॉक करना चाहती थी और चाहती थी कि मेरे फादर मेरे साथ चले। लानन कुछ नहीं कर पाया था जेमी की जिद के आगे। जब जेमी व्हीलचेयर पर चर्च पहुंची थी तो वो नर्स की मदद से खड़ी हुई थी। हेगबर्ट ने उसका हाथ थाम लिया था। लानन के पापा ने लानन के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू डैड। शायद लानन ने ये बात अपने डैड को पहली बार कही थी और बिल्कुल दिल से कही थी। जेमी हेगबर्ट की मदद से धीरे धीरे चल रही थी। बीच बीच में उसकी सांस फूल रही थी। एक बार के लिए तो वो रुक गई थी। लानन को नहीं लग रहा था कि वो ये वॉक कंप्लीट कर पाएगी, पर कुछ सेकंड्स तक जेमी ने अपनी आंखें बंद की, अपने अंदर जैसे एनर्जी भरी और एक बार फिर हेगबर्ट का हाथ थाम के वो चल पड़ी थी। इस तरह से इन दोनों को चलते हुए देखकर लानन को बहुत ज्यादा प्राइड फील हो रहा था। ये वॉक शायद सबसे मुश्किल वॉक थी जो किसी को पूरी करनी थी। A walk to remember. जब जेमी और हेगबर्ट लानन के पास पहुंचे थे तो वहां नर्स ने पहले से व्हीलचेयर रख दी थी और जेमी उस पर बैठ गई थी। वहां मौजूद हर आदमी तालियां बजा रहा था। हर किसी की आंखों में जैसे खुशी के आंसू थे। लानन जेमी के साथ होने के लिए झुक गया था, वैसे ही लानन के फादर भी झुक गए थे और हेगबर्ट ने बाइबल खोल दी थी। हेगबर्ट को इन दोनों की शादी करानी थी। आंखों पर चश्मा पहना हुआ था। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जेमी ने एक हाथ से हेगबर्ट का हाथ पकड़ा था और दूसरा लानन का। दोनों के हाथ उसने मिला दिए थे। हेगबर्ट ने अपना गला साफ किया और उसने ये कहा, As a father, I'm supposed to give away my daughter, but I'm not sure if I'm able to do this. सब लोग चुप हो गए थे।
हेगबर्ट ने लानन की तरफ देखकर सिर हिलाया। जेमी ने लानन का हाथ दबा दिया, उसे पेशेंट होने का इशारा किया। मेरे लिए जेमी को देना अपने दिल को दे देने से भी ज्यादा मुश्किल है, पर मैं इतना कर सकता हूँ। मैं उस खुशी में जो जेमी ने मुझे दी है एक और हिस्सेदार बना सकता हूँ। May God's blessing be with you both। हेगबर्ट ने बाइबल साथ में रख दी थी। जेमी के हाथ में लानन का हाथ दे दिया था और अपने दोनों हाथों से इनके हाथ पकड़ लिए थे। एक पूरा सर्कल बन गया था। वहाँ पर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। लानन की मम्मी अपने आंसू रोक भी नहीं पा रही थी। हेगबर्ट ने अनाउंस कर दिया था कि अब लानन और जेमी हस्बैंड और वाइफ बन गए हैं। लानन की मदर ने जेमी को हक किया। लानन ने जेमी के चीक पर किस किया। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहना दी। लानन की मम्मी ने इन दोनों को हक किया, किस किया। अपने आंसू रोक पाना जैसे उनके लिए बहुत मुश्किल था। लानन ने अपने वॉव्स लिए और वो दिन लानन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। हर 40 साल बाद भी उसे हर चीज बिल्कुल क्लियरली याद है। उसे हर इंस्टेंस, उसे हर मूवमेंट बिल्कुल क्लियरली याद है। 40 साल बाद भी लानन ने वो अंगूठी अपने हाथ में पहनी हुई है। उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उस अंगूठी को अपने हाथ से निकालने की। आज वो 57 इयर्स का हो गया है। जिंदगी बहुत बदल गई है। बोफोर्ड बहुत बदल गया है। उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, पर आज भी वो जानता है कि उसने जेमी से सच्चा प्यार किया है। आज भी वो जेमी से उतना ही प्यार करता है। आज भी जब वो आंखें बंद करता है तो जेमी, उसकी बातें, उसकी जिंदगी का वो साल जैसे उसके सामने एक बार फिर आकर खड़ा हो जाता है। लानन जो कि प्रेजेंट में आ गया था, उसने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली। आज भी वो मिरेकल्स में विश्वास करता है। जी हाँ, जितनी खूबसूरती से निकोलस स्पार्क्स हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को टच करते हैं, उतनी खूबसूरती से शायद कोई और ऑथर नहीं कर पाता है। सच में इसी को कहते हैं सच्ची लव स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी आंखों में एक छोटा सा भी आंसू आया हो ये कहानी सुनकर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि और कौन सी नॉवेल की स्टोरीज मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊं, और आपको मेरा काम कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और प्यारी सी दिल छू जाने वाली कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। इसी के साथ दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। आई विल बी बैक सून विद मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। बाय बाय।